नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। भारी बारिश का घमासान देश के कई इलाकों में त्राहिमाम। जी हां, 6 घंटे में 300 मिलीमीटर की बरसात ने देश की आर्थिक राजधानी की रफ्तार पर मानो ब्रेक सा लगा दिया। वहीं कई राज्यों में भारी बारिश की मार से जी हां, मुंबई में फिर वही कहानी। मुंबई पानी पानी। आलम यह रहा कि रविवार को 6 घंटे में ही मुंबई में 300 मिलीमीटर बारिश हो गई। बीती रात से हो रही भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया और इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से जब शुरुआत हुई तभी से लोग ट्रेन और बाकी आवाजाही की दिक्कतों से दो चार हुए। सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई। मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई। सुबह कई घंटे सेंट्रल और हार्बर लाइंस पर तो ट्रेनों की आवाजाही पर कुछ वक्त तक ब्रेक सा लग गया। यही नहीं, उड़ानों पर भी असर पड़ा। कई फ्लाइट डाइवर्ट की गई, कई रद्द की गई और बारिश को देखते हुए आज सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया। राज्य सरकार ने रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज पूरे दिन मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी रखा गया है। रात में आंधी आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। भारी बारिश और हाई टाइड ने मुश्किलों को मुंबई के लिए खासतौर पे और बढ़ा दिया है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएमसी की जो टीम है वो तैनात की गई है। जल भराव वाले इलाकों में बीएमसी के अधिकारी मौजूद हैं। हालात का जायजा जो है हमारे ग्राउंड रिपोर्ट पर तमाम सहयोगी आपको रिपोर्ट्स दिखाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह की स्थितियां फिलहाल नजर आ रही हैं वो मुंबई को लेकर एक तरह की चिंता बढ़ाती हैं। चिंता इस बात की कि 6 घंटों की बारिश के बाद किस तरह से दिक्कतें सामने आई हैं, किस तरह से मात्र 6 घंटे की भारी बारिश मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा पाई है। शिवानी मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है मेरे साथ। शिवानी, आज दिन भर किस तरह की स्थिति रही? फिलहाल क्या एक्शन लिया जा रहा है? किस तरह का अनुमान जताया गया है? बारिश थमी जरूर है लेकिन अलर्ट बरकरार है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से पहले रेड या ऑरेंज अलर्ट नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से जो मुंबई कर हैं वो ज्यादा के तरीके से कह सकते हैं अलर्ट मोड पर नहीं थे। तो वहीं लोग सड़कों पर निकले सवेरे, जब बच्चे लगभग स्कूल के लिए निकल चुके थे, कुछ बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, उसके बाद ये सर्कुलर जारी होता है कि बीएमसी के आधे स्कूलों में फर्स्ट हाफ के लिए जो है वो छुट्टी करार की गई है। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि जो लोकल ट्रेनों की सेवाएं हैं वो भी कई जगहों पर बाधित हुई है। सेंट्रल रेलवे से मुंबई की तरफ आने वाली जो रेलवेज हैं वो बंद हुई हैं। डोंबिवली, कल्याण जैसे इलाकों से महज थाने तक ट्रेन चली और मुंबई तक नहीं एंटर कर पाई। वहीं मुंबई के अंदर भी सायन, कुर्ला जैसे इलाकों में कमर भर से ज्यादा का जो पानी है, 3 फीट से ऊंचा पानी जो है जल जमाव का, वो देखने को मिला है। हालांकि इस बीच में जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इंस्पेक्शन किया है कुछ जगहों पर जाकर और लोगों से भी गुजारिश की है कि बहुत जरूरी न होने पर ही अपने घर से न निकले, बहुत कुछ काम हो तो घरों से बाहर निकले। हालांकि प्राइवेट दफ्तर जो है वो जारी है और जिसके चलते सड़कों पर एक लंबा जैम भी जो है हमें देखने को मिला है। कई गाड़ियां जो है वो पानी में जलमग्न हो गई, खराब हो गई, ऐसी स्थितियां देखने को मिली है। 4.40 मीटर का जो हाई टाइड था वो दोपहर के 2 बजे था, जिसकी वजह से लोगों को समुद्र की सीमा पर जाने के लिए अभी भी मना किया गया है। शाम के रात की अगर हम बात करें तो 1 बजे रात से लेकर 1:30 बजे तक भी 3.25 मीटर का हाई टाइड है, इसलिए रात को भी लोगों को समुद्र के किनारे नहीं जाना है, ऐसी हिदायतें दी गई हैं। हालांकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीम्स जो होती हैं इन सभी को अलर्ट मोड पे रखा गया है उन इलाकों में जहां पर किसी भी तरीके की अनहोनी एक्सपेक्ट की जा सकती है। हालांकि इसी के अलावा मुंबई के कुर्ला, सायन,
सेंटा क्रूज, अंधेरी, मलाड, गोरेगांव जैसे इलाके जो हैं ये सबसे ज्यादा जलमग्न होते नजर आए, जहां पर रास्ते जो हैं वो कई देर के लिए बंद भी रहे और कई घंटों तक के जाम में लोग फंसे नजर आए। फिलहाल की अगर बात की जाए तो उस ग्रीन अलर्ट को हटाकर ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है और कल भी इसी तरीके की जो बारिश है वो होगी। आज भी देर रात तक तेज बरसात की संभावना जताई गई है और इसीलिए जब कल भी लोग सुबह अपने घरों से निकलें तो मौसम का हाल देखकर कम से कम निकले या जानकारी लेके जिन जगहों पर उनके दफ्तर है या जिस ट्रेन को पकड़ के वो जाना चाहते हैं उनके ट्रैक्स पर पानी न भरा हो। बहुत शुक्रिया करेंगे शिवानी, और आप भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां आप सभी हमारे रिपोर्टर्स लगातार अलग अलग जगहों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और हम यही उम्मीद करेंगे, और ख़ासतौर से मुंबई कर से भी हमारी यही अपील है कि थोड़ा ज़्यादा एहतियात बरतिए। अगर वक्त पर आप घर पहुंच सकते हैं तो पहुंचिए, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है वो सामान्य नहीं है, इसलिए अपना ज़्यादा ख्याल आपको रखना होगा। शुक्रिया करेंगे शिवानी आपका। बढ़ते हैं आगे, और मुंबई में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने दरअसल नया अपडेट जारी क्या किया है, ये आपको बताते हैं। कल एक जो 70 मिलीमीटर बारिश हमें 5-6 घंटे में मिली है। मुंबई के लिए हम आज ऑरेंज अलर्ट रख रहे हैं। वो हेवी टू वेरी हेवी आज 24 आवर्स में भी हो सकते हैं, और कल जो है हेवी रेनफॉल हो सकते हैं, उसके लिए हम लोग येलो अलर्ट रख रहे हैं। तो देखिए, अलर्ट जारी किया गया है। तमाम बातें जो हैं वो, वैसे तो बारिश अच्छी होती है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, अचानक एक दिन ज़्यादा हो जाए तो वो मुश्किलें बढ़ाती है। इधर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने थोड़ी देर पहले चर्चगेट इलाका, जो मुंबई का खास इलाका है, पॉश इलाका है, वहां का जायजा लिया, और उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। मुंबई में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। कल रात 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक 300 mm से ज्यादा बारिश हुई, रिकॉर्ड बारिश हुई, और कुछ इलाकों में तो 350 mm तक बारिश हुई। सबर्बन, वेस्टर्न सबर्बन और ईस्टर्न सबर्बन में बारिश ज्यादा देखने को मिली, और इसके बाद से ही मुंबई के अंदर जनजीवन थोड़ा प्रभावित हुआ है। जो लोकल ट्रेनें हैं वो देरी से चल रही है। सेंट्रल लाइन पे लोकल ट्रेनें काफी ज्यादा प्रभावित हुई है, कैंसिलेशन भी हुए हैं सेंट्रल लाइन के ऊपर ट्रेनों के, और वेस्टर्न लाइन पे ट्रेनें जो है देरी से चल रही थी, लेकिन अब वहां पर स्थिति सामान्य हो गई है। इसके अलावा बीएमसी के द्वारा पूरे दिन की जो छुट्टी घोषित कर दी गई, शुरुआत में केवल पहली शिफ्ट की छुट्टी घोषित की थी, लेकिन प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, तमाम स्कूलों पर छुट्टी घोषित की गई है। और आईएमडी का प्रेडिक्शन है कि अगले 3 दिन तक मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में भारी बारिश जो है वो जारी रहेगी। इसको लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है। बीएमसी ने अपने जो असिस्टेंट कमिश्नर है अलग अलग वार्ड्स के, उनको इमरजेंसी रूम में जाके, इमरजेंसी जो कंट्रोल रूम है वहां पर मुस्तैद रहने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी पूरी स्थिति का जायजा लिया, और उन्होंने कहा है कि कम वक्त के अंदर ज्यादा बारिश हो गई, और लोगों को से अपील की है कि अगर जरूरत नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकले। इसके अलावा अगर एयर ट्रैफिक की बात करें तो 50 से ज्यादा फ्लाइट्स है जो कैंसिल हो गई, जो मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली थी बारिश की वजह से, 50 से ज्यादा। और एयरलाइंस कंपनियों ने फेयर रिफंड से लेकर रीशेड्यूलिंग का लोगों को कहा है, और ये लोग इसका सुविधा उठा सकते हैं। तो अगले 3 दिन तक मुंबई के अंदर भारी बारिश जारी रहेगी। तो तमाम ग्राउंड रिपोर्ट हम लगातार दिखा रहे हैं, और इस बीच मुंबई में बारिश से ट्रेनों की चाल पर कितना असर पड़ा है, रेलवे ने क्या खास इंतजाम किए हैं, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने वेस्टर्न रेलवे के CPRO विनीत अभिषेक से खास बातचीत की। आज रात से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही, अनप्रेसिडेंटेड रेन। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि 6 घंटे में 300 mm से ज़्यादा बारिश हुई है। हम लोग स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं रात से ही, और कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ियां चलती रहें, लेकिन ज़्यादा बारिश की वजह से स्पेशली मेन लाइन पे कुर्ला भांडुप के आसपास था, वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो गया था। और इधर हार्बर लाइन में वडाला से लेके मानखुर तक बंद है, क्योंकि चूना भट्टी के आसपास वहाँ काफ़ी वाटर लॉगिंग है, तो ये सर्विसेज बाधित हैं। और मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो यहाँ पर नहीं आ पा रही है CST तक, बीच में फंसी हुई हैं, तो यहाँ से जो जाने वाली ट्रेनें कुछ हमने कैंसिल की हैं, और जो आने वाली भी ट्रेनें हैं उसके रूट डाइवर्ट किए हैं।
ठीक है, तो ये स्थितियां हैं फिलहाल, और जिस तरह से तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं अलग अलग प्रशासन के द्वारा, अलग अलग इंस्टीट्यूट। चलिए, ये तो हुई मुंबई की बारिश की बात, लेकिन उत्तराखंड में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है। जगह जगह मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा देश के अलग अलग इलाकों में भी हमें बहुत सारी खबरें सामने आई हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लगातार मौसम मूसलाधार की बारिश का चपेट में आ गया है। देखिए, हम इस समय रुद्रपुर हाईवे पे हैं और देख सकते हैं, आप हालात देख सकते हैं किस तरह से हैं, जो तब से हो रही है। जब से फोर लाइन बना है, जब से ही परेशानी है, पानी का निकास नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये बारिश कब से चल रही है यहाँ पे? बारिश तो अभी 3-4 दिन से ही चली हुई है, और ये 3-4 जब से फोर लाइन बना है, जब से ही निकास की दिक्कत है। वहाँ पे एक पुलिया बना रखी है, छोटा सा बम्बा डाल रखा, और पूरा एरिया है, उस पंप में से कैसे पानी निकल जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो उन्हें दिक्कत हो रही होगी काफी? हो रही है सर, किसी की गाड़ी बंद हो जा रही है, किसी की गाड़ी में पानी बढ़ जा रहा है। तो ये रास्ता कौन सा है अब यहाँ से जाने के लिए? कोई भी रास्ता नहीं है ऐसा तो जाने का। देखिए, मूसलाधार बारिश का असर आप देख सकते हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थिति इतनी ज्यादा भयावह हो चुकी है, जिसकी वजह से बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने गाड़ियों का आवाजाही रोककर दूसरे रास्ते से डाइवर्ट किया गया है। अगर बारिश का ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले दिनों में बेहद ज्यादा स्थिति गंभीर हो सकती है। तो मुंबई से लेकर उत्तराखंड हर तरफ पानी पानी, और इन सब के बीच में तमाम अलर्ट्स पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, उनका खास एहतियात रखिए। काम पर जा रहे हों, किसी और काम से जा रहे हों, तो तमाम जानकारियों को लेकर ही जाएं। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। सीमित दायरे में कारोबार के बाद आज बाजार सपाट बंद हुए। निफ्टी हल्की गिरावट के साथ 24,300 के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी में करीब 250 अंकों की गिरावट दिखी। दिन भर कैसा रहा बाजार में एक्शन, मेरी सहयोगी अशेषा मेरे साथ जुड़ी हैं। अशेषा, बताएं आज बाजार का हाल कैसा रहा? बिल्कुल, इंडेक्स लेवल पे तो ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं था। निफ्टी 50 इंडेक्स फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया 24,300 के पास। लेकिन बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोरी थी। निफ्टी बैंक %0.5% की गिरावट के साथ करीब 52,500 के निचले स्तर पर बंद होते हुए नजर आया। सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो एफएमसीजी इंडेक्स आज का सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर था। याद रखें, मैरिको, डाबर जैसी कंपनियों के ऑपरेशनल अपडेट्स काफ़ी अच्छे आए पहली तिमाही FY25 के लिए, जिसके चलते सभी स्टॉक्स में आज काफ़ी एक्शन था। तो मैरिको, डाबर और GCPL यानी गोदरेज कंज्यूमर टॉप 3 गेनर्स थे निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स से, और एफएमसीजी इंडेक्स में भी करीब 1.5% की तेज़ी आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इसके अलावा आईटी सेक्टर की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों से निफ्टी आईटी सेक्टर में काफ़ी एक्शन रहा है और वो आज कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। HCL टेक, विप्रो और इन्फोसिस टॉप गेनर्स थे निफ्टी आईटी इंडेक्स से। इसके अलावा वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी PSU बैंकिंग स्टॉक्स में आज काफ़ी कमजोरी दिखी। इंडेक्स करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक में काफ़ी कमजोरी दिखी आज के ट्रेडिंग सेशन में। मेटल शेयरों में भी थोड़ी सी कमजोरी थी। निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा निफ्टी मेटल इंडेक्स में करीब 1% की गिरावट दिखी। JSL, JSW स्टील और वेदांता टॉप 3 लूजर्स थे निफ्टी मेटल इंडेक्स से। इसके अलावा रेलवे शेयरों की भी बात करते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन था। बजट की डेट आ चुकी है तो कुछ एक्सपेक्टेशन है कि बजट में ज़्यादा एलोकेशन हो सकता है रेलवे सेक्टर को, जिसके चलते RVNL, टेक्समैको रेल, इरकॉन इंटरनेशनल, IRFC जैसे सभी शेयरों में 8 से 15% की तेज़ी आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर भी बजट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। कुछ नई स्कीम्स लॉन्च हो सकती है। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ नए एक्सपेक्टेशंस है, जिसके चलते न्यू इंडिया एश्योरेंस और GIC RE जैसे शेयरों में भी करीब 1.5 से 4% की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो ऑल इन ऑल इंडेक्स लेवल पर ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं था, लेकिन FMCG, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस जैसे कुछ सेक्टर्स में आज काफ़ी एक्शन दिखाई दिया।
शुक्रिया करेंगे आशीषा आपका। बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं कि आखिर किन शेयरों ने आज पंच दिखाया। हमारे सहयोगी शरद दुबे के पास चलते हैं। जी शरद, बताएं आखिर एक्शन भरा पंच खबरों के दम में कहां पर रहा? जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में। और आज दिन के ट्रेड में जो 5 अहम स्टॉक्स या थीम जहां पे मूवमेंट होता है वॉल्यूम पे, एक्शन पे या खबरों वाले शेयर पे, तो उसको हम आपके सामने लेके आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रेलवे स्टॉक्स पे फोकस रहेगा। ऑफ कोर्स ओवर द वीकेंड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो बजट है इंफ्रा डेवलपमेंट एंड रेलवेज के लिए वो 30% तक, नंबर बड़ा है, सुनिए, 30% से जो है बढ़ सकता है 3 लाख करोड़ रुपए तक। ये स्टॉक्स जैसे कि आपके IRFC हुआ, इरकॉन हुआ, RVNL हुआ, ये सारे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने मिली है। और याद रखिए रेलवे मिनिस्ट्री जो है एक्सपेक्ट करेगी 250 अमृत भारत ट्रेन भी अगले 5 से लेकर 7 साल तक बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है। तो बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज जो आपको रेलवे सेगमेंट में देखने मिला है। और आज जो रब ऑफ इफेक्ट है वो हमको रेलवे स्टॉक्स में देखने मिला। मन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो सबसे बड़ा कंपनी के इतिहास में ऑर्डर आया है 1850 करोड़ रुपए का। ऑर्डर बुक देखे 4000 करोड़ का है और स्टॉक में भी तेज़ी आई है, आप देख सकते हैं। तीसरा स्टॉक रहेगा किरी इंडस्ट्रीज़, वन ऑफ द टॉप गेनर्स आपके निफ्टी 500 इंडेक्स में। और कंपनी को एक कोर्ट ऑर्डर आया जहाँ पे वो 38% स्टेक की बिकवाली करेंगे DY स्टार में। एक टाइप से सिंगापुर कोर्ट की जजमेंट है। अब इस बिकवाली के कारण क्या होगा कि उनको जो है लगभग $604 का कैश इनफ्लो होगा, ये सेटलमेंट होगा। तो इस सेटलमेंट के बाद पैसा मिलेगा, पैसा मिलने के कारण जो है उनके बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। तो इसके कारण जो है बाजार जो है रिवॉर्ड कर रही है स्टॉक रिटर्न्स में। चौथा स्टॉक रहेगा राजरतन ग्लोबल वायर। स्टॉक में तेज़ी आई क्योंकि इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है, बाई रेटिंग रखा है, टारगेट प्राइस 917 का रखा है। पहले ये टारगेट प्राइस 586 रुपीज़ का था, यानी कि 25-30% का तो टारगेट प्राइस में बढ़ोतरी हुआ है। पर रीज़न क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। उनके जो नई चेन्नई की फैसिलिटी है वो एक अट्रैक्टिव ROC जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो दे रही है, लगभग 16% दे रही है पोस्ट टैक्स पे और प्री टैक्स पे 25% दे रही है। इसके अलावा जो है कैपेसिटी डबल हो जाएगी, 1020 टन की हो जाएगी सिर्फ 150 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे। तो ओवरऑल बहुत बेनिफिट जो है देखने मिल रहा है, इसलिए इन्वेस्टेक का बुलिश नजरिया राजरतन में देखने मिला है। ये तो 4 स्टॉक्स हो गए, किरी इंडस्ट्रीज़, राजरतन, मन इंडस्ट्रीज़ और रेलवे स्टॉक। लेकिन जो हमारा 5वां स्टॉक है वो ओवरऑल टाइटन है। टाइटन की बात करें तो सबसे बड़ा लूज़र था दिन के ट्रेड में निफ्टी का। उनके जो Q1 अपडेट्स आए थे सिर्फ 9% का ग्रोथ हुआ Q1 में। अब जो है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सिंगल डिजिट ग्रोथ है 4th क्वार्टर FY22 में ये देखने मिला था। तो आप देख सकते हैं जो डबल डिजिट ग्रोथ वाली स्टॉक है वो अब सिंगल डिजिट पे आ गई है। इसके कारण ऑफकोर्स ब्रोकरेजेस ने भी थोड़ी डाउनग्रेड्स की, टारगेट प्राइसेस घटाया। बट जो मेन 2 रीज़न है टाइटन की ख़राब परफॉर्मेंस का, सबसे पहला ये है कि जो गोल्ड प्राइसेस है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली। उसके अलावा जो शादी के सीज़न डेट्स है वो ज़्यादा नहीं थे 1st क्वार्टर में, तो उसके कारण उनकी सेल्स कम हुई। और जो ज्वेलरी बिजनेस होता है, जो मेजॉरिटी बिजनेस आता है टाइटन का, वो सिर्फ 8% ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ा। और स्टडेड ग्रोथ में भी जो है थोड़ी सी नमी आई है। तो ये 5 अहम स्टॉक्स है जो आपके 5 के पंच में आज शामिल हैं। चलिए बढ़ते आगे। बजट में सरकार का हाउसिंग सेक्टर पर फोकस रह सकता है। ET नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सरकार घर खरीदारों को ब्याज में छूट बढ़ा सकती है। डिटेल्स के साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। जी प्रकाश, बताएं क्या खबर आ रही है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से आगामी बजट में सरकार हाउसिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसके पीछे की 2 वजहें हैं। एक तो सरकार देश भर में अतिरिक्त 3 करोड़ घरों का निर्माण करना चाहती है और साथ ही साथ एक नई हाउसिंग स्कीम जिसकी घोषणा पहले ही अंतरिम बजट में की जा चुकी है उसके लिए भी फंड एलोकेशन करना है। लिहाजा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग अफेयर्स ने सेपरेट प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजे हैं, जिसके हिसाब से अर्बन और रूरल हाउसिंग स्कीम्स के लिए बड़े फंड एलोकेशन का ऐलान सरकार कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अर्बन पुअर और मिडिल क्लास के लिए जिस हाउसिंग स्कीम की घोषणा हुई है उसकी मोडालिटीज़ पर दोनों ही मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स काम कर रहे थे, जिसको कि अब फाइनल कर लिया गया है और आगामी बजट में इसके लिए फंड एलोकेशन किया जाएगा जो कि 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। क्योंकि ये जो हाउसिंग स्कीम है अर्बन पुअर और मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, लिहाजा उन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट भी मिलेगा जो कि 3 से 6% के रेंज में हो सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसको लेकर
सारी तैयारियां पूरी की गई हैं और फंड एलोकेशन का काम बाकी था, जो कि अंतरिम बजट में नहीं हो सका था। आगामी बजट में इसकी घोषणा की जाएगी। जो दूसरा अहम ऐलान है वो दरअसल पीएम आवास योजना रूरल से संबंधित है, जिसके लिए सरकार ओवरऑल फंड एलोकेशन में करीब 15 से 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती है डिमांड को देखते हुए, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने एडिशनल एलोकेशन की मांग की है, लिहाजा इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। इस वक्त करीब 80,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, जिसमें 15 से 20% की बढ़ोतरी की जा सकती है। जी शुक्रिया प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। गोल्ड को लेकर एक बड़ी और अहम खबर लेकर हमारे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताएं आखिर क्या है ये खास खबर? देखिए, बहुत ही अहम खबर है। कल सभी बड़े ज्वेलर्स के साथ जीजेसी की बैठक हुई थी, जिसमें दक्षिण भारत समेत उत्तर भारत और पश्चिम भारत के तमाम ज्वेलर्स वहाँ पे मौजूद थे, चाहे वो थंगामलाई ज्वेलर्स के एमडी हो या फिर मालाबार ज्वेलर्स के हो, भीमा ज्वेलर्स के हो या फिर मुंबई के बड़े ज्वेलर्स हो, सभी वहाँ पर मौजूद है। सभी एक साथ सहमत थे कि देश में वन नेशन वन रेट यानी सोने का पूरे देश में एक भाव लागू किया जाए, और इसको लागू करने के लिए जितनी तरह की दिक्कतें हैं उस पर विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, और सितंबर में जब अगली बैठक होगी तो वहाँ पर इस बात की मुहर लग जाएगी, इस बात का फैसला हो जाएगा कि पूरे देश में एक ही भाव सोने का होना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि मार्केट में पारदर्शिता बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और ग्राहकों के अंदर दुविधा नहीं होगी। अगर वो किसी दूसरे शहर में घूमने के लिए जाते हैं, उन्हें वहाँ की डिज़ाइन पसंद आ जाती है और वो गोल्ड रेट की वजह से अगर वहाँ पे नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। दूसरा फ़ायदा होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, सभी के लिए एक बराबर एक समान मौके होंगे। कंपटीशन होगा सिर्फ डिज़ाइनिंग को लेकर, कला को लेकर, जो बेहतर डिज़ाइन बना पाएंगे उनका मार्जिन बेहतर होगा, तो ये एक बड़ा फ़ायदा होगा। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, जो आर्बिट्राज की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, जैसे आप एक मार्केट से सस्ता सोना खरीद के दूसरा मार्केट में बेच देते थे, तो वो मौके अब खत्म हो जाएंगे। तो पूरी तरह से फोकस अब हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी, डिज़ाइनिंग, इस पर फोकस बढ़ेगा और मार्केट बहुत बेहतर हो जाएगा, ब्रॉडन हो जाएगा। ये सारे फायदे हैं। नुकसान क्या है? वन नेशन वन रेट अगर गोल्ड में आता है तो नुकसान ये है कि यहाँ पर ग्रे मार्केट भी एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि सस्ता सोना बाहर से ग्रे मार्केट में उसकी कालाबाजारी हो सकती है, इसका डर एक बात है। दूसरा, छोटे ज्वेलर्स जिनकी मार्जिन कम हो सकती है, तो बड़े ज्वेलर्स के साथ उन्हें कॉम्पीट करना पड़ेगा, क्योंकि एक रेट अगर हर जगह मिलेंगे तो लोग बड़े ज्वेलर्स के पास ही जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो ये एक दिक्कत हो सकती है। फिर तीसरा एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ पे इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अक्रॉस द इन्वेंट्री वो कैसे लागू कर पाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अगर मुंबई में होगी, वो अगर किसी नॉर्थ के लखनऊ में जाना है या गोरखपुर में जाना है, वहाँ तक वही खर्च पे लागू करना, एक ही रेट पे लागू करना, ये बड़ी मुश्किल है। इसके अलावा हर शहर की कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहाँ के ऑपरेशनल कॉस्ट अलग अलग होते हैं कि बॉम्बे का कॉस्ट, गोरखपुर का कॉस्ट बिल्कुल अलग होगा, बलिया का अलग होगा, तो ये सारी दिक्कतें होंगी। तो दिक्कतें बहुत सारी है, उसी पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन जितने बड़े ज्वेलर्स हैं देश के, वो सब एक पक्ष में हैं कि वन नेशन वन रेट गोल्ड में भी लेकर आया जाए। शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।